भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत के कुल 10 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें ओबीसी के खाते में 3 सीटें आई हैं। जिला पंचायत सदस्यों की 5 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, जिनमें 2 सीटें महिलाओं के लिए हैं, जिस पर कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है। वहीं एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी का आरक्षण यहां पर 0 है। तो आरक्षण की प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में होनी थी। अलग अलग जिलों की खबरें सामने आ रही हैं। वहां पर जो आरक्षण का जो खाका है वो तैयार हो चुका है कि कहां कितना आरक्षण किसको मिलने जा रहा है। अगर बात भोपाल की करें तो यहां पर जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण इस तरह आपके सामने जो हम जानकारी दे रहे हैं वो ये है। वार्ड क्रमांक अगर 7 की बात करें तो एससी के लिए आरक्षित है। एक वार्ड का हाल हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी 5 सीटें आरक्षित हैं। वार्ड संख्या 8 जो है वो अनारक्षित है। 9 पर महिला एससी के लिए आरक्षण किया गया है। तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। आज तारीख तय हुई थी 25 मई और इस पर जानकारी पहले ही दे दी गई थी। वार्ड संख्या अगर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर ओबीसी अलग अलग वार्डों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। उधर भोपाल नगर निगम में भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 85 में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व हुए हैं, जिनमें से 50% वार्डों पर महिला प्रत्याशी होंगी। अनारक्षित के कोटे में 48 वार्ड आए हैं, जिसमें से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एससी के लिए 12, एसटी के लिए 2 वार्ड रिजर्व किए गए हैं, जिसमें भी 50% वार्डों पर महिलाएं अपना दावा ठोकेंगी। तो भोपाल निगम में भी वार्डों का आरक्षण किया गया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग कोटे से आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। 50% वार्डों पर महिला प्रत्याशी होंगी। अनारक्षित की कोटे में 48 वार्ड गए हैं, जिसमें से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 2 वार्ड रिजर्व किए गए हैं, जिसमें भी 50% वार्डों पर महिलाएं अपना दावा ठोकेंगी। तो महिलाओं को 50% आरक्षण है। अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व हो या रिजर्व हो, एससी, एसटी, ओबीसी या अनरिजर्व, सभी कैटेगरी में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया है। ओबीसी के 23 वार्डों में 50% महिलाओं की दावेदारी होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोपाल निगम में एक वार्ड का आरक्षण किया गया है। उधर जबलपुर में भी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें पंचायत चुनाव के लिए की गई आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को बड़ा घाटा लगा है। जबलपुर जिले के 7 जनपद अध्यक्षों में से एक भी सीट ओबीसी आरक्षित नहीं हो पाई है। 7 जनपद अध्यक्षों में 2 पद एसटी के लिए, 1 पद पर एससी और बाकी 4 पद अनारक्षित रखे गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लिहाजा निर्वाचन अधिकारियों ने 50% के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की है। उधर जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर भी आरक्षण की अगर बात की जाए तो यहां पर जिला पंचायत सदस्यों की 17 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। 5 सीटें एसटी के लिए, 2 सीट एससी के लिए और 9 सीटें अनरिजर्व रखी गई हैं। एसटी के लिए 2 पदों पर आरक्षण हुआ है, कुंडम और पाटन। इनमें से पाटन जो है वो एसटी महिला अध्यक्ष यहाँ से चुनी जाएगी। क्योंकि कुल पद 7 थे, इसीलिए यहाँ ओबीसी की कोई संभावना शेष नहीं बचती थी। शेष जो 4 जनपद पंचायतें हैं उनमें मुक्त रखा गया है। इनमें से जबलपुर, मझौली, पनागर, सिहोरा जबलपुर महिला के लिए है, मझौली महिला अध्यक्ष के लिए है, जबकि पनागर और सिहोरा अनारक्षित मुक्त रहेंगे। ग्वालियर में भी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। नगर निगम के वार्डों में ओबीसी के लिए 20 वार्ड आरक्षित हुए हैं। 66 वार्डों में 34 वार्ड अनारक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। और जनपद पंचायतों की बात करें तो डबरा को सामान्य, मुरार को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। भितरवाड़ जनपद पंचायत को एससी महिला के लिए और बरई को जनपद कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। जिला पंचायत के 13 वार्डों में 17 अनारक्षित रखे गए हैं। ओबीसी को 2, एससी को 3 और एसटी वर्ग को 1 वार्ड आरक्षित किया गया है।
उधर अगर बात की जाए बड़वानी की, तो बड़वानी जिले में भी जनपद पंचायतों और जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण हो गया है। जिले की 7 जनपद पंचायतों में से 4 को अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें बड़वानी, राजपुर, निवाली और सेंधवा है। पार्टी ठीकरी और पानसिमल जनपद पंचायत को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। इन तीनों पर महिला प्रत्याशी नहीं होंगी। बड़वानी जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण की बात करें तो यह 14 में से 11 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 1 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनारक्षित कोटे में रखी गई हैं। क्षेत्र एवं जनपद अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया यहां पर संपन्न की गई है। चूँकि बड़वानी जिला अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनारक्षित और महिलाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न की गई। एमपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए समय 1 घंटे कम कर दिया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। कोरोना काल में 6 बजे तक वोटिंग होती थी, अब स्थिति सामान्य है, इसलिए अतिरिक्त 1 घंटे के समय को कम कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं। बढ़ते आगे, खबर भोपाल से है, जहां पर जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मांग की गई है तो सर्वे जरूर कराएंगे और जो भी सच सामने आएगा उस पर अमल किया जाएगा। अभी हाल ही में हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने जामा मस्जिद को लेकर शिव मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया था और जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा गया था। मांग आई है तो सर्वे कराएंगे सर्वे सरकार सर्वे करा। लोकतांत्रिक देश है, पद्धति है, यदि कोई डिमांड करता है तो जरूर कराएंगे। जो सत्य होगा, जो सत्य उद्घाटित होंगे, उनका क्रियान्वयन होगा। उधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल की जामा मस्जिद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जामा मस्जिद मामले में जांच की मांग उठाते हुए कहा कि जहां कुठाराघात किया गया है, किसी को ठेस पहुंचाई गई हो, ऐसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से सत्य सामने आ रहे हैं, प्रत्येक हिंदू को आगे आना चाहिए। ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी में जो सत्य प्रकट हो रहे हैं, उसमें प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को एकत्रित होकर के इस बात का समर्थन करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और सत्य जब स्थापित हो जाता है तो उसके साथ ही सब होते हैं, और ये सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं ने जो किया है वो कुठाराघात था और अब वो स्वीकार नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली सुना। बीजेपी ऑफिस में नड्डा का संबोधन सुनने के लिए वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जेपी नड्डा 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल में 1 जून को कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होगा। 2 जून को भोपाल में बीजेवाईएम का यूथ कनेक्ट अभियान होगा। इन दोनों ही आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 तारीख को भोपाल उनका पदार्पण हो रहा है। उनका 3 दिन का दौरा है। 1 तारीख को भोपाल रहेंगे, 2 तारीख को वो जबलपुर रहेंगे और 3 तारीख को जबलपुर से फिर वो वापस जाएंगे। इसलिए उनके दौरे के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं में व्यापक उत्साह है।
जीतू पटवारी ने एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का कमलनाथ से आग्रह किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का फैसला हुआ है, लेकिन अभी उनके पास कार्यकारी अध्यक्ष के साथ मीडिया विभाग के अध्यक्ष का ही पद है। ऐसे में मीडिया विभाग के अध्यक्ष का पद किसी और को दिया जाए। मध्य प्रदेश में बियर और वाइन सस्ती हो सकती है। भोपाल में आबकारी संबंधी मंत्री समूह की बैठक में बियर और वाइन पर आयात शुल्क घटाने पर सहमति बनी है। आबकारी मामलों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में आबकारी नीति संबंधी विभिन्न विषयों पर मंत्री समूह ने चर्चा की। बियर पर आयात शुल्क प्रति बल्क लीटर 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए और वाइन पर आयात शुल्क को 10 रुपए प्रति प्रूफ लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति प्रूफ लीटर करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। आबकारी नीति 22-23 को लेकर हुई इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बियर और शराब पर आयात शुल्क घटाने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उमा भारती और बीजेपी के अन्य नेता जो शराबबंदी की बात करते हैं, उनको सरकार ने ठेंगा दिखाया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेसियों को नशाबंदी अभियान की जानकारी नहीं है। सरकार ने नशाबंदी के लिए बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया है। बीजेपी के मुताबिक अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार जो कह रही है कि धीरे धीरे हम शराब को कम करेंगे, शराब का उत्पादन कम करेंगे। अब खपत इतनी बढ़ रही, शिवराज सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, इतनी दुकानें कर दी हैं, चूंकि दुकानें डबल हो गई हैं तो खपत भी बढ़ना थी। तो आयात शुल्क में कमी करें ताकि लोग पियो और मस्त रहो। शिवराज सरकार का शराब प्रेम रोज सामने आ रहा है और उमा भारती उन नेताओं को रोज ठेंगा दिखाया जा रहा है जो शराबबंदी की वकालत करते हैं। सरकार जैसा उमा दीदी कह रही है, हम शराबबंदी और उससे कदम आगे नशाबंदी करना चाहते हैं। और यदि नशाबंदी का पालन हो गया सामाजिक स्तर पर तो शराबबंदी स्वयं हो जाएगी। और कांग्रेस को यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में पहले नशाबंदी के लिए 73 लाख रुपए का बजट था, वो बजट बढ़ाकर 10 करोड़ किया ताकि सामाजिक जागृति, जन चेतना हो, जिससे लोग नशाबंदी हो, नशा मुक्ति को प्रेरित हो। जहां तक इस प्रकरण विशेष का विषय तो प्रस्ताव है और सरकार का मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रुके। बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने वाले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि सभी को सपने देखने का अधिकार है। अरविंद भदौरिया के मुताबिक कुछ दिन पहले कमलनाथ भी ऐसे ही सपने देखा करते थे। हम नगर पंचायत भी जीतेंगे, जनपदें भी जीतेंगे, नगर पालिका और हमारे नगर निगम में भी जीतेंगे। आपको ध्यान होगा कि 16 नगर निगम मध्य प्रदेश में है। 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व के द्वारा सभी जीत के आए थे। 80% नगर पालिका जीती थी, 85% नगर पंचायत जीती थी। इसलिए 100% हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास के साथ, हमारे नेतृत्व की आस्था कार्यकर्ताओं में उनके प्रति जीत के आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को उज्जैन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को आयुर्वेद आहार स्वस्थ भारत का नाम दिया गया है। उद्देश्य एलोपैथी की तर्ज पर आयुर्वेद को एक नई दिशा देना है। इस कार्यक्रम में जोधपुर की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल को लागू करने पर विचार किया जाएगा। अधिवेशन में वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस भी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो ऑल इंडिया कमेटीज होती है वो अधिवेशन के लिए हर स्टेट से एक प्रस्ताव मांगती है। तो 2018 में हमने पुरी के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर हमने प्रस्ताव दिया था कि कॉन्फ्रेंस अक्टूबर और उज्जैन में हो। तो उनके कुछ निश्चित प्रोटोकॉल होते हैं, उनको हमने फिटिंग किया। उसके बाद उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान करी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एमपी पुलिस की छुट्टी पर रोक लगा दी है। इसके लिए पीएचक्यू के स्पेशल ब्रांच ने सभी एडीजी, आईजी समेत पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं। यानी अब 27 से 29 मई तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बहुत जरूरी काम होने पर ही पुलिसकर्मी छुट्टी पर जा सकेंगे।
छतरपुर के जिला अस्पताल में हॉस्पिटल प्रबंधन के तुगलकी फरमान से इन दिनों मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। भीषण गर्मी से अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस चस्पा करके अस्पताल में कूलर और पंखे बंद रखने का आदेश दिया है। परेशान मरीजों के परिजन घर से ही हाथ पंखा लाकर मरीजों को हवा कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि प्रबंधन के द्वारा समय समय पर कूलर, पंखे और एसी बंद रखने के आदेश की वजह से अस्पताल में रुकना मुश्किल हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना वार्ड में मरीजों को करना पड़ रहा है। अभी तो बनने से है। कितने दिनों से आपके मरीज भर्ती हैं? 4-5 दिन हो गए। कंटिन्यू पंखा रखे हैं आप अपना पर्सनल? हाँ। एसी नहीं चालू होता है? नहीं, एसी चालू होता है। अभी चालू होता है? हाँ। कंटिन्यू चालू नहीं? कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं है। रीवा के मनगवा इलाके से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर सामान रखने को लेकर बीच सड़क पर ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मलकपुर में अभिषेक गुप्ता नाम का शख्स अपने मकान पर निर्माण करवा रहा था। निर्माण सामग्री किसी दूसरे की जमीन पर रखने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। विवाद करने के ऊपर थोड़ी सी मारपीट हुई है। अभी मौके पर एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीओपी, थाना प्रभारी और फोर्स मौजूद है। साथ में ही वहां पर मामले की तस्दीक की जा रही है। जो मारपीट की गई उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एमपी के ग्रामीण इलाकों के में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कल से मध्य प्रदेश में ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत हो रही है। विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पचमढ़ी चिंतन शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाकों में बस संचालन को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का प्लान बनाया। बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में प्रदेश के सभी प्रमुख गांवों के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना है। काकपुर से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। इससे हर गांव में बसें चलेंगी विदिशा जिले के, और 6 महीने पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद में सारे मध्य प्रदेश के एक एक गांव की कनेक्टिविटी देखते हुए, चाहे प्रधानमंत्री रोड हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक के रोड हो, चाहे गांव के बड़े रोड हो, इन सारे बसों पे हम बसें चलवाने जा रहे हैं। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं।